बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का जो रो रही हैं मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया है। इसहाक डार साहब की आपको स्टेटमेंट याद होगी। फिर बिलावल भी यही कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी यही कह रहे हैं, इवन के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले भी यही कह रहे हैं। लेकिन इनका तो इशू नहीं है। इशू तो है उस जमात का जो न कॉर्नर मीटिंग कर सकती है, न जलसे जुलूस कर सकती है, न अपना झंडा लेके बाहर निकल सकती है, जो अपना मंशूर इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद आवाम तक पहुंचा नहीं पा रही, जिनसे वोट उन्होंने लेने हैं। मैं बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कराची में उनका जलसा था जिसको इंतज़ामिया ने सहूलत फराहम नहीं की बंदोबस्त करने में, सिक्योरिटी देने में, और उन्हें वो जलसा रैली मनसूख करना पड़ी है। शुएब शाहीन साहब है तर्जुमान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हर बंदा ये कह रहा है कि इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके हकूक बराबर है। वज़ीर आज़म कह चुके। आपने सुप्रीम कोर्ट से भी आवाज़ें वैसे तो सुनी थी कि इस तरह की बातें की गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हम ये एतराज़ लेकर जाएंगे इलेक्शन कमीशन और अदलिया के दरवाजे पर। क्या कोई तवक्को है इन दोनों जगहों से, जहां इमरान खान पहले ही एक से इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं बहुत और शुक्रिया। दूसरे फोरम पर उनकी अपनी दरख्वास्तें भी पेंडिंग पड़ी हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ना बहुत भोले भाले से लोग हैं, और मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब खुद भी अभी भी इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, जिस हद तक इस वक्त पीटीआई पहुंच चुकी है, जैसे उसको तोड़ा फोड़ा गया है, उसके कारकुनान को पकड़ा गया, खवातीन को कैद किया गया, पार्टी रहनुमाओं को मजालिम का सामना करना पड़ा, जबरदस्ती पार्टियां छुड़वाई गई। हाँ। ठीक है, उसके अलावा इमरान खान को बुरा भला ज़बरदस्ती कहलवाया गया, और उसकी वजह यह थी कि मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए। घर की औरतों को जो है वो उनको उनके ज़रिए ब्लैकमेल किया गया, डराया गया, दबाव डाला गया। इस सब के बावजूद भी अगर इमरान खान की सियासी जमात इस तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है। आपको याद है, कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जेल से अपना एक पैगाम भेजा था और कहा था कि उसके तमाम जो वोटर और सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़े हों, क्योंकि उन्हें अभी भी पाकिस्तान की अदलिया से 24 अक्टूबर को किस्म उनका की मैसेज आया था, 26 तक अवाम पे पहुंचा। जी जी 2 दिन बाद उनके अहल खाना के जरिए, उनके जी। बहनों और अहलिया के जरिए वो मंजर-ए-आम पे आया था। तो ये सारा कुछ कहने का उनका मकसद क्या था कि वो अब भी मुल्क के अंदर किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। वरना यही सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, क्या इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ क्या इन्होंने कोई इकदामात नहीं किए हुए? नवाज शरीफ साहब के मुल्क मुखालिफ कितने बयानात मौजूद हैं, और आप देखें कि मरियम ने नारे लगवाए हुए हैं। अब ये आपको पता है, जब 2018 के इंतखाबात से चंद रोज कबल माल रोड पर कचहरी चौक में क्या नारे लगे थे? तो ये सारे लोग वही हैं जिन्होंने इस मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। किसको कहा था ईंट से ईंट बजाएं? जी जी जरदारी साहब जी ने जी किसको कहा था कि जी जी बिल्ला बिल्ला दूध की रखवाली पे नहीं बिठाएंगे? जी जी किसने कहा? बिल्कुल बिल्कुल यही बातें हैं। और आप देखें कि मुंबई मोहसन अटैक्स दावर को और भी, अली वजीर की स्टेटमेंट्स किसको नहीं है? जी जी, जिन्होंने कहा था कि अय्याज सादिक साहब का असेंबली फ्लोर में बयान आपको याद होगा, बिल्कुल पसीने निकल गए थे, बिल्कुल माथे बिल्कुल पे बिल्कुल पसीने आर्मी चीफ। तो ये सब रिकॉर्ड पर है सब यार। रिकॉर्ड पर है, और इसके बावजूद इमरान खान साहब अपने कारकुनान को भी तहम्मुल का करने का मुजाहरा, ये मुल्क भी मेरा तहम्मुल और ये करने का फौज मुजाहरा भी करने मेरी। की वो तलकीन कर रहे हैं, और खुद भी बहुत ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, और वो अभी भी किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते। उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि देखें कि 9 मई को के वाकयात को बुनियाद बनाकर जिस तरीके से पीटीआई को कुचला गया है, वो एक बड़ी वाज़े मिसाल मौजूद है। और अगर किसी किस्म का कोई टकराव होता है तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को है, क्योंकि गुज़श्ता 1.5 साल से पीटीआई ही इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, और कोई सियासी जमात, इवन कि अभी भी आप देखें कि ये जो दीगर सियासी जमातें जो अब थोड़ा बहुत अपने लंगोट कस रही हैं इंतखाबात के लिए, ये अभी भी इनको जरा सा मौका मिले ना तो ये फौरन कहेंगे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन में इनके साथ होना क्या है। तो इसलिए ये सारे मजालिम पीटीआई के ऊपर सिर्फ इसी वजह से किए जा रहे हैं ताकि इनको किसी किस्म की कोई स्पेस, कोई मौका इस सियासी मैदान के अंदर फराहम ना किया जाए। आप देखें कि एक सियासी जमात के हाथ पांव और उसकी बांध के, उसकी जबान पर टेप लगा के, आंखों पर स्याह पट्टी बांध के उसको आप मैदान में फेंक दें और उसे कहें कि आओ अब हमारे साथ हॉकी खेलो या क्रिकेट खेलो या फुटबॉल खेलो, तो वो आपके साथ क्या मुकाबला करेगी? बिल्कुल यही हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, और बार बार ये आवाज उठाई जा रही है। और मुझे
लगता है कि शायद हमारी अदालतें या इलेक्शन कमीशन वो किरदार अदा ना कर सके जो उन्हें अदा करना चाहिए। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को एक उम्मीद है, बिल्कुल उन्हें कोशिश करनी चाहिए, वो कोशिश कर सकते हैं, वो अपना फुरम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। मेरे ख्याल में वो ये भी उनकी एक शायद हिकमत अमली का हिस्सा है कि कोई ऐसा दर नहीं रहना चाहिए जिस पर वो इंसाफ के लिए ना जाएं, क्योंकि कल को कोई ये ना कहे कि देखिए जी आपके साथ अगर ये हो रहा था तो आपने हमें तो नहीं ना बताया, हमें हमारे पास अगर आप आते तो हमें आप रिक्वेस्ट करते तो शायद हम आपकी दरख्वास्त पर गौर करते हुए ये इकदाम करते। मुझे लगता है कि शायद इमरान खान साहब की एक ये भी हिकमत अमली है कि वो चाहते हैं कि कोई दर रह नहीं जाना चाहिए, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर तमाम जो इंतजामी ओहदेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, प्रोविंशियल लेवल पे हो या फेडरल लेवल पे, सबको, तो वो सबको आजमा रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि कौन कितने पानी में है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कितने लोग इसमें साथ देते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखें लाहौर के अंदर इजाजत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं, उसके बावजूद इजाजत नहीं है। मालाकंड में जो कुछ हुआ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जी जी। और आप देखें कि अब सिंध के अंदर भी यही सूरत हाल है। और सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक सर चीज है ना इसमें, वो ये है कि सिंध का वजीर आला, निगरान वजीर आला कौन है? बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जो जब तक सुप्रीम कोर्ट में थे बहुत बड़े चैंपियन बनते थे आइन और कानून के, लेकिन इन्हीं मकबूल बाकिर की निगरानी में भी 90 दिन से ऊपर नहीं होगी आईनी मुद्दत सर हो चुकी है। अगर इनके अंदर जरा सी गैरत हो ना सर इनको, तो वो उनको तो खुद रिजाइन कर देना चाहिए भाईजान के आइन के अंदर बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि मैं तो 90 दिन के लिए आया था, आइन के अंदर 90 दिन की हद है। लेकिन बात यह है सर के इक्तदार और कुर्सी का जो लालच होता है ना, ये बड़े बड़ों को नंगा कर देता है। और मकबूल बाकिर साहब भी बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं कि ये सारे इक्तदार के भूखे फ्रेंड भी हैं चीफ जस्टिस। जी जी, ये चीफ जस्टिस के दस्ते-राज थे। और इल्जाम तो उस वक्त ये भी लगा था जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस चल रहा था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन आखिरी दिन जब नजरसानी अपीलें जेर समाअत थी ना, गलबन 26 अप्रैल का दिन था, 26 अप्रैल को इन्हीं मकबूल बाकिर साहब ने अटारनी जनरल, एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान उस वक्त दलाइल दे रहे थे, और इन्होंने उसको दलाइल तक नहीं मुकम्मल करने दिए थे। कहते थे जल्दी करें पॉइंट। वजीर से सिंध के साथ फड्डा लगाया। जी जी, वजीर आप देखें कि वो जो इनके वजीर खजाना थे, सिंध के निगरान वजीर खजाना, वो जब आए और उन्होंने आकर पीपल्स पार्टी की करप्शन या उनके जो ऐसे घपलों वाले मंसूबों के ऊपर जब उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की, तो इन्होंने उनकी वजारत ही तब्दील कर दी। तो ये सर अंदर से, वो हम कहते हैं ना जो कट्टो लाल है, ये सारे बी टीम है, अंदर से ये सारे सियासी जमातों के टाउट होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, और ये आइन और कानून की बालादस्ती के चैंपियन बनकर ये इदारों के अंदर, रियासती इदारों पर अहम तरीन ओहदों पर ये विराजमान रहते हैं। और जब मौका आता है ये उनको रिलीफ फराहम करते हैं, और बाद में रिटायरमेंट के बाद वो इसी तरह के पर्क से लेते हैं। और इस वक्त वो निगरान वजीर आला चौधरी के साथ भी तो यही वादा किया था ना नवाज शरीफ ने, जी जी सदर बनाऊंगा, और वो आज तक इसका हर फैसला उसके हक में दिया। देखे, और आप देखें कि मकबूल देख लें बशीर मेमन की मिसाल, जी जी बशीर मेमन की देखें कि उसने कैसे जेली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, वीडियो स्कैंडल में, जी जी वीडियो स्कैंडल में, देखें बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। और आप देखें कि ये हमने पहले भी कहा था कि ये दरअसल अंडर कवर होते हैं, अंडर कवर क्रिमिनल होते हैं, जो इंतजामी ओहदों पर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशरी के अंदर, और मुख्तलिफ जो रियासती इदारे हैं उनके अंदर ये आला ओहदों तक पहुंचते हैं। इसी तरीके से सियासी जमातें इनको अपने फायदे के लिए इनको पहले इन इदारों के ऊपर विराजमान करती हैं, इनको बिठाती हैं, और फिर वक्त आने पर ये आहिस्ता आहिस्ता स्लीपर सेल की तरह ये सारी जिंदगी चुप करके पड़े रहते हैं, और जहां पर किसी वक्त जरूरत हो तो ये फौरन अपनी खिदमात पेश कर देते हैं। और आप देखें कि बशीर मेमन साहब को पीटीआई के दौर में किस तरह प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और कहा गया कि इनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। मेरे ख्याल में उन सब सहाफियों को भी शर्म से डूब मरना चाहिए जिन्होंने इन जैसे लोगों के इंटरव्यू करके हीरो बनाया था। तो ये देखें हर कोई एक्सपोज हो रहा है इस दौर का। मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के साथ जो कुछ ये हो रहा है ना, इस दौर का सबसे बड़ा अगर कोई फायदा हुआ है ना सर, तो वो इस जुल्म और जबर का फायदा ही यही हुआ है कि वो रियासती इदारे, वो लोग, वो शख्सियात जिनको हम आइन और कानून की बालादस्ती का जो है वो अलमबरदार समझते थे, उनको इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का चेहरा समझते थे, वो सारे बीच चौराहे नंगे हो चुके हैं। और प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाले प्रो एस्टैब्लिशमेंट, बिल्कुल वो सारे उन्हीं के असल में टाउट थे, जो स्लीपर सेल के तौर पर वो छुपे हुए थे। लिबादा उन्होंने कोई और उड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उनके लिए आर्डर आए, उन्होंने कैसे अपनी खिदमात सर अंजाम दी, ये पिछले 1.5 साल से हम अपनी आंखों से यहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं,
और ये इनको तो चाहिए था ना कि अब अपनी गैरत का मुजाहरा करते और कहते कि देखें जी आइन के अंदर तो 90 रोज से आगे इंतखाबात जाने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 90 रोज पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरे बाद आप जिस मर्जी शख्स को इस ओहदे पर बिठा दें, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन ये भी इक्तदार के लालची निकले, इनके पेट में भी इक्तदार का लालच कूट कूट के भरा हुआ है। और ये शायद दूसरी वजह यह है कि ये अंदर से पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और ये चाहते हैं कि आम इंतखाबात में मैं पीपल्स पार्टी को फायदा देकर जो है वो अपने ओहदे से उतरूं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह की बातें हैं। और देखें कि इससे पहले एक इवेंट हुआ था कुछ दिन पहले, अब मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा इवेंट था, जब सिंध के अंदर कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर हमला, और मेरे ख्याल में ये 14 अगस्त में रैली निकाली थी, 14 अगस्त की रैली थी या उसके बाद मेरे ख्याल में ये जो स्वीडन वाला मामला बना था, ये भी था, स्वीडन वाला मामला था, उस वक्त भी शायद वो जी उस वक्त भी वहां पर रैली निकालने की कोशिश की, 14 अगस्त पे भी सिंध पुलिस की जानिब से फैंटी लगाई गई थी। तो आप देख लें और आप देख लें कि ये अब भी ये इसी तरह काम कर रहे हैं। और ये दर हकीकत सियासी जमातों के जो है वो कारकुन होते हैं जो इतने बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं। अगर इनके अंदर इंसानी हकूक का कोई जरा बराबर भी ख्याल होता तो फिर ये पीटीआई के साथ इस तरह सलूक ना करते। चले जी, हम कह देते कि बाकी सूबों में तो ठीक है, लेकिन सिंध के अंदर जो है वो एक साबिक जज हैं और वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते थे। उन्होंने सारी जिंदगी इसी चीज का जो है वो प्रचार किया और वो अपने इसी तरह के बयानात दिया करते थे। तो कम अज कम फिर हमें सिंध के अंदर तो थोड़ी बहुत कोई तब्दीली नजर आनी चाहिए थी। लेकिन सिंध भी इन तमाम मामलात में दीगर सूबों से पीछे नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सारे एक ही सिक्के का रुख है और इनका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जाए, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दबाया जाए। ये दर हकीकत सारे जुल्फकार भुट्टो के वो पैरोकार हैं जिन्होंने 1971 में बंगालियों की जो अक्सरियती वोट था, मैंडेट था, उसको तस्लीम करने से इनकार किया था। और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वही सलूक करके उनका भी मैंडेट तस्लीम करने से मुनकर हो रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।